हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल एम विद प्रवीण में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में यहाँ देखा होगा, यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ री एग्जाम 2023। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो परीक्षा बीडीओ की री एग्जाम की 2023 में यानी इसी महीने होने जा रही है, उसके लिए हम आपके लिए जो है 22 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था इसका, उसे एक बार आपके सामने लेकर के आए हैं। उस पेपर को आप एक बार देख लें, क्योंकि जितनी बार भी कैंडिडेट इस परीक्षा में अपियर होने जा रहे हैं री एग्जाम में, उन्हें एक आइडिया लग जाएगा इससे कि पेपर लास्ट टाइम यानी 2018 में कैसा आया था और अब जो है इसी पर बेस्ड अगर आता है तो कैसा पेपर आ सकता है। क्योंकि इस दोस्तों, जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते हैं तो हमें काफ़ी कुछ मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चन बने थे और अब भी इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ये भी देखा हो, इस बार भी ऐसा ही पेपर आएगा। जी हाँ दोस्तों, कोई खास चेंजेज नहीं होगा, क्योंकि आयोग वही है, पेपर बनाने वाले भी वही हैं, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर हुआ तो माइनर डिफरेंस हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20, बाकी सिलेबस वही है। तो पेपर भी दोस्तों आपका मिला जुला कुछ इस तरीके से ही आएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल एम विद प्रवीण को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपका यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो ही नहीं, जितने भर भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उन सभी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सबसे फास्ट प्रोवाइड की जाती है। बाकी दोस्तों, टेलीग्राम लिंक को भी जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूँ मैं, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको तेज़ी से फास्ट अपडेट प्रोवाइड की जाती है। तो आइए मैं आपको एक बार पेपर दिखा देता हूँ कि लास्ट ईयर पेपर कैसा आया था, और विद सॉल्यूशन हम जो है उसमें डिस्कशन करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018, और ये इसकी परीक्षा की तिथि भी दे रखी है, ये 22 दिसंबर 2018 को कंडक्ट हुआ था, और इसकी सीरीज भी दे रखी है FA। और दोस्तों, हम व्याख्यात्मक हल सहित प्रश्न पत्र जो है सॉल्व करेंगे, और ये प्रथम पाली का है। और इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 50 क्वेश्चन हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के आते हैं, 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहते हैं, और 50 क्वेश्चन आपके GK के रहते हैं। तो इसमें हम दोस्तों अब अगर हम एक ही वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस पार्ट में हम सिर्फ आपके साथ में हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता का ही डिस्कशन करेंगे 50 क्वेश्चनों का। बाकी सेकंड पार्ट में हम GK या रीजनिंग ले लेंगे, और थर्ड पार्ट में जो बचा हुआ पोर्शन होगा उसे ले लेंगे। तो फिलहाल हम हिंदी की बात करें तो हिंदी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आया था कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी अभी भी पैट में भी, चाहे पैट 21 का हो चाहे पैट 22 का हो, यूपी ट्रिपल एस सी की खास बात ये रही है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, वो एक पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन हर उसमें पूछता ही पूछता है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में ही। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये गद्यांश है, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का है? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होता, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, और वही उनमें फल भी लगाती है। दोस्तों, ये आपका पैराग्राफ आया था। अब पैराग्राफ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे पहला क्वेश्चन ये बना था, किससे रहित राज्य किस काम का? तो इसका आंसर C है, श्रेष्ठ जनों से, जैसा कि प्रियजनों से। आप देख पाएंगे C का आंसर है प्रियजनों से। अब जैसा कि ऊपर भी जो है मेंशन था पहले ही, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने बताया भी था, प्रियजनों से रहित किस राज्य किस काम का, तो ये प्रियजनों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, जगत का अर्थ, आप देख पा रहे होंगे, जगत का अर्थ क्या है? तो जगत का अर्थ है B यानी संसार। ये तो हम सभी जानते हैं कि जगत का अर्थ संसार ही है। और थर्ड क्वेश्चन है, निष्फल का आशय क्या है? निष्फल मीन्स जिसका कोई फल ना मिले या वो व्यर्थ जाए, D, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, निष्फल का अर्थ है व्यर्थ। नेक्स्ट है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है, तो इसका अर्थ दोस्तों है जीवन को सुखमय बनाना। ये पैराग्राफ, ये जो आंसर है ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है, चाहे भले ही इसका आंसर आपको दूसरा लग रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना है वो आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही देना है। जैसा इसमें बताया, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को सुखमय बनाना। नेक्स्ट है, निम्न में दीर्घ स्वर है, तो इसमें दीर्घ स्वर दोस्तों ई, बड़ी ई की मात्रा, जैसा कि हम जानते हैं। और दीर्घ स्वर में दोस्तों क्या क्या आते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ दीर्घ स्वर हैं, और छोटा आ, छोटी ई, ऊ और ऋषि ये हर्ष स्वर हैं, और ए, बड़ी ए, ओ, बड़ी ओ ये संयुक्त स्वर हैं। आप इन्हें दोस्तों आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे कहीं ना कहीं आपको 1-2 क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन दोस्तों इसमें वाह है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाए होंगे। आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अब इस बार पिछली बार अंतस्थ से पूछा था, हो सकता है इस बार ऊष्म व्यंजन से पूछ ले या स्पर्श व्यंजन से पूछे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, लावा, और ऊष्म व्यंजन श, 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 हा। तीनों प्रकार के शा और हा ये ऊष्म व्यंजन में है, और गा एवं जा ये जो दोस्तों स्पर्श व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण व्यंजन जो है दोस्तों आपका गा है, जैसा कि बी ऑप्शन देख पा रहे होंगे। गा अल्प प्राण व्यंजन है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा से निकले और जिनमें हुंकार जैसी ध्वनि नहीं होती उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला का, च, ट, त, प, आप जानते हैं 5 वर्ग होते हैं। का, च, ट, त, का में का, खा, गा, घा, अड़ा, और चा में चा, छा, जा, झा, या। इस तरीके से ये 5 वर्ग में होते हैं। तो वही चीज़ बताइए। और तीसरा ग, ज, ड, द, बा आप देख पा रहे होंगे। 5वें में आप जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाले, और अंतस्थ में ये। तो ये सभी दोस्तों व्यंजन आपके अल्प प्राण व्यंजन में बताए गए हैं। कौन सा अल्प प्राण व्यंजन होता है आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में घोषवर्ण कौन सा है? तो घोषवर्ण आपका जा है, जैसे कि ऑप्शन में देख पा रहे हैं। जा घोषवर्ण है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं वे घोषवर्ण कहलाती हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण और सभी स्वरवर्ण या, र, ल, व, हा घोषवर्ण हैं। दोस्तों ये जो है मैं आपको पेपर का फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, तो चीज़ें हालांकि मैं काफ़ी डिटेल में समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन डिटेल में बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी सिर्फ क्वेश्चनों को डिस्कशन कर ले रहे हैं। जैसे निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण दोस्तों आपका ऊ है, छोटा ऊ। छोटा ऊ ओष्ठ वर्ण है। दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाला वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाता है। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग। पा वर्ग में आपका पा, फा, बा, भा, मा सब आ जाते हैं। और छोटा आ, बड़ा आ कंठ वर्ण है, और छोटी ई, बड़ी तालव्य वर्ण है। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, आपका जो वर्णों से संबंधित हो गया, या आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे व्यंजनों से संबंधित हो गया, इतने सारे क्वेश्चन बने थे पिछली बार कि अगर आपकी हिंदी की ग्रामर मौजूद है ना, तो आप यकीन मानिए आप इसमें पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आप अगर अभी देख पा रहे होंगे, निम्न में योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ शब्द जो है जलज है। अब योग रूढ़ शब्द जलज कैसे है? जलज के लिए इसमें बताया है कि जलज में जल प्लस जा का अर्थ है जल से या जल में उत्पन्न, किंतु इससे कमल का अर्थ लिया जाएगा, अतः जलज शब्द योग रूढ़ है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ के परिचायक हो जाते हैं, वही योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द मैंने देखा है यूपी ट्रिपल पैट में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा था। तो ये जितने बार भी क्वेश्चन है आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और आप यकीन मानिए आपको हर इस बार भी इसी तरीके के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। जैसे महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद है महाप्लक्ष उत्सव। आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा क्या इसका नियम है। बाकी बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी में समास कौन सा है? तत्पुरुष। तो दोस्त तत्पुरुष क्यों है? बैलगाड़ी का समास विग्रह है बैल की गाड़ी। बैलगाड़ी क्या होती है? बैल गाड़ी बैल जो है गाड़ी को चलाते हैं, तो वो बैलों की गाड़ी होती है। इसमें तत्पुरुष समास है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है आगमन में उपसर्ग है। आगमन में उपसर्ग क्या है? आ। दोस्तों आगमन की बात चल रही है, तो आ उसमें दोस्तों उपसर्ग है। आप यहाँ पे एक बार ऐसे रीड कर लीजिएगा इसकी डिटेल को। बाकी 14th है रसोईया में प्रत्यय है। रसोईया में प्रत्यय क्या है? तो दोस्तों रसोईया में प्रत्यय जो है इया है, ई आ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम क्या है दोस्तों? क्षेत्र। तत्सम क्या होते हैं? तत्सम जो होते हैं वो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम शब्द, और तद्भव जो होते हैं वो होते हैं हिंदी के शब्द। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, क्षेत्र शब्द तत्सम है जिसका तद्भव खेत है। क्षेत्र तो तत्सम है संस्कृत, और हिंदी में इसे बोलते हैं खेत देसी भाषा में। बाकी गधा, गाय एवं घर तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम क्रम से गर्दभ, गो और ग्रह है। ये संस्कृत शब्द हैं इसके। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें जीव शब्द तद्भव है। जीव शब्द तद्भव है जिसका तत्सम जीवा है। जीवा इसे संस्कृत की भाषा में बोलते हैं। और नेक्स्ट है निम्न में कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द है दोस्तों आपका कटोरा। आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा, डिटेल में इसमें दिखाया हुआ है। बाकी निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो टिकट शब्द जो है वो विदेशी है। टिकट शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अतः यह शब्द विदेशी है। और मयूर शब्द तत्सम है जिसका तद्भव मोर है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका निम्न में संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द क्या है? सभा। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए हरा क्या है? हरा एक कलर है।
पतला क्या है? पतला एक किसी भी पर अगर के हम ये कह सकते हैं किसी पर्सन की क्वालिटी है कि वो बहुत पतला है। गहरा ये कोई संज्ञा नहीं है। संज्ञा क्या है? सभा, ये समूहवाचक संज्ञा है। ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स, जहाँ से जो कहते हैं ना सभागार, या वहाँ सभा हो रही है तो वहाँ बहुत सारे, सभा क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ ग्रुप, ठीक है। जैसे सभा, दल, ग्रोह, गुच्छा, कुंज, मंडल आदि ये क्या है? संज्ञा बन जाती है। नेक्स्ट आपका बनता है निम्न में सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्द है दोस्तों आपका कौन, क्योंकि ये नींद, रोग, सफाई ये तो नहीं है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द है आपका कौन। अब आप सोच रहे हो कौन सर्वनाम शब्द कैसे है? किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले बेकारी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। आप इन्हें भी नोट डाउन कीजिएगा, जो जो मैं बता रहा हूँ उन्हें नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर 101% देखने को मिलेगा। अब हिंदी में कुल 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो आप अगर ये इन 10 जो भी 11 हैं, इन 11 को एक दो बार पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, तो आप जैसे ही अगली बार ऐसा कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आप फटाक से बता देंगे कि जो शब्द सर्वनाम है या कुछ शब्द सर्वनाम है। इस तरीके से आप इजीली उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है निम्न में विशेषण शब्द क्या है? तो विशेषण शब्द दोस्तों है उचित। उचित शब्द विशेषण है। यह गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा की गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण किसी चीज़ की विशेषता बताने के सेंस में कहा जाता है। बाकी नेक्स्ट आपका निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया है गिराना। गिराना प्रेरणार्थक क्रिया है जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं ना कार्य कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रेरणार्थक मीन्स जैसे कहते हैं ना, मैंने उसे प्रेरित किया या मैंने उसे प्रेरणा दी तो उसने इस काम को किया, तो ये वही सेंस है, किसी काम के लिए प्रेरित करता है तब वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका निम्न में अव्यय है। अव्यय कौन सा है? अव्यय है दोस्तों इसमें ठीक। प्रश्नगत विकल्पों में ठीक अव्यय है ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं। तो आप इसकी जो दोस्तों जो इसका एक्सप्लेनेशन है ये वाला, आप एक्सप्लेनेशन को बहुत आसानी से समझ जाएंगे और बिल्कुल प्योर अच्छी भाषा में समझाया गया है, और आप एक बार इसे पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से सेटअप हो जाएगा माइंड में कि ये क्या है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी ग्रामर को मजबूत करें और इसमें से चीज़ों को नोट डाउन भी करें। बाकी जैसे नेक्स्ट है पक्षी का पर्यायवाची है, तो पक्षी का पर्यायवाची बेहग है। इसकी आप जो है इसे रीड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है जटिल का विलोम क्या हुआ? तो जटिल का विलोम दोस्तों सरल हुआ। हम कहते हैं ना ये तो बहुत जटिल है। जटिल माने होता है कठिन। कोई भी चीज़ जो डिफ़िकल्ट होती है उसे हम जटिल बोलते हैं, और उसका विलोम शब्द सरल होता है भाई। और कुटिल का भी विलोम शब्द सरल होता है, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। नेक्स्ट है जो देने योग्य है के लिए शब्द है। तो दोस्तों देने योग्य क्या है? देने योग्य शब्द है दे। ये आप याद रखिएगा। जो गाने योग्य है वो गे, और जो पीने योग्य है वो पे। आप इस तरीके से इन चीज़ों को एक बार जब पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, तो आप इजीली इन्हें याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है आपका दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो दिन दीन शब्द का सही अर्थ है दिवस और गरीब। दिन से तो जैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं दिन का मतलब होता है दिवस, और अगर हम बात करें दीन, जैसे कहते हैं कि वो बहुत दीन दुखी है, दीन दुखियारा है, गरीब है, तो दीन का सेंस गरीब है, और दिन का तो हम जानते ही हैं दिवस यानी डे। नेक्स्ट आपका 28वां क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो अनेकार्थक शब्द क्या है? अनेकार्थक शब्द दोस्तों आपका है अंबर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अंबर शब्द अनेकार्थक है, और अंबर के अर्थ हैं वस्त्र, आकाश, कपास, मेघ। आप ये देख पा रहे होंगे। अनेकार्थक का मतलब होता है जिस शब्द के अनेक अर्थ हों। तो अंबर के बहुत सारे अर्थ हैं, वस्त्र भी है, आकाश भी है, कपास भी है, मेघ भी है, इसलिए इसे अनेकार्थक शब्द बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये क्या अजीब सी भाषा पूछ ली, अनेकार्थक का मतलब क्या होता है। तो आगे आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अनेकार्थक का सेंस वही होता है जिसके अनेक अर्थ होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बर्तनी की दृष्टि से बात करें तो दोस्तों आप देख पाएंगे परीक्षा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये परीक्षण गलत लिखा है। इसमें रा में बड़ी की मात्रा आएगी, पूज्य में पा पे बड़ी की मात्रा आएगी, और प्रा में ना होना होता है, प्राण ऐसे होता है, ये ना नहीं आएगा, अण आएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों निम्न में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द क्या है? अशुद्ध शब्द है आपका प्रमाणिक। इससे प्रमाणिक बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है जिसका शुद्ध रूप है प्रामाणिक। दोस्तों आपने ऐसा कई जगह पढ़ा भी होगा प्रामाणिक। ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल सही है, इसे प्रामाणिक लिखा जाता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख पाएंगे निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो अधिकरण कारक का परसर्ग क्या होता है? पर। ये कारक से है, कारक आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। कारक के जो है, क्योंकि कारक से जो है दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। अधिकरण कारक का परसर्ग में पर होता है, पर। और कर्ता कारक का परसर्ग होता है ने। कर्म कारक का परसर्ग होता है को। करण कारक का परसर्ग होता है से।
संप्रदान का होता है को, और अपादान कारक का क्या होता है से। ये अलगाव के अर्थ में होता है। आप इसे एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से हम जो है इजीली बहुत जल्दी याद भी कर लेते हैं। तो इसे एक बार जरूर लिखिएगा, लिख के कॉपी में याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। 32 आप देख पा रहे होंगे ये वाला। तो इसका पुल्लिंग शब्द है क्षेत्र। क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि क्षमा, घटना, रीति ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्षमा तो वैसे ही सिंगुलर पता चल रहा है, और अगर हम बात करें घटना, वहाँ पर कहते हैं वहाँ घटना घटी, तो ये अपने आप में खुद सिंगुलर है। रीति के ये रीति तो बहुत ख़राब है या ये रीति बहुत अच्छी है, तो रीति भी सिंगुलर है। तो ये सब आप पुल्लिंग आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बाकी नेक्स्ट है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ये वाला आप देख पा रहे होंगे। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग शब्द है गरिमा। गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दुख, लेख और स्पर्श ये दोस्तों आपके पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट आपको आता है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो दर्शन शब्द का अर्थ जो है हमेशा ही दोस्तों बहुवचन में होता है। दर्शन, लोग, प्राण, आंसू, दाम, ओंठ आदि का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। नारी का बहुवचन नारियां, लता का बहुवचन लताएं और गाय का बहुवचन गायें होता है। ये इनके 1 बाई 1 सबके इनके भी बहुवचन बता दिए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में भूतकाल का उदाहरण क्या है। भूतकाल यानी दोस्तों क्या, पास्ट, कोई सेंटेंस पास्ट का। जैसे मैं जाता हूँ, ये तो आप जानते हैं दोस्तों, अगर आपने जो है पढ़ रखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। तो जैसे मैं जाता हूँ, ये तो आपका दोस्तों प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट का ही मानेंगे। वर्तमान काल है, ये तो हो नहीं सकता। बाकी राम घर गया था, ये आप देख पा रहे हो था, ये बात पास्ट की है, भूतकाल की है। ये बता रहा है कि राम जो है घर गया था, तो ये पास्ट का है, ये सही है। वह आ रहा है, ये भी प्रेजेंट का है। वह पुस्तक पढ़ेगा, ये फ्यूचर का सेंटेंस है। तो इन सेंटेंस, इस तरीके के क्वेश्चन आप आराम से समझ जाएंगे कि पास्ट का कौन सा है, यानी भूतकाल का कौन सा है, वर्तमान का कौन सा है, या भविष्यकाल का कौन सा है। अगर आपको सेंटेंस की अच्छी नॉलेज है, अच्छी से मतलब भाई सिंपल सी बात है, आप लोग डेली बोलचाल में भी इस तरीके के वाक्यों को यूज़ करते हैं, तो ये तो आपको खुद भी पता रहता है कि वर्तमान क्या है, या भूतकाल क्या है, या भविष्यकाल क्या है। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, ये UPSSC का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, भाववाच्य। इस तरीके के क्वेश्चनों में जो है कैंडिडेट को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाववाच्य क्या है। और मैंने पैट में भी देखा है कि पैट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछे गए थे कि निम्न में भाववाच्य है, भाववाच्य क्या है। तो भाववाच्य दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भाववाच्य आपका है मोहन से बैठा नहीं जाता। ये भाववाच्य क्यों है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मोहन से बैठा नहीं जाता वाक्य में भाववाच्य है। क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है, भाववाच्य कहलाता है। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझ पे लेटा नहीं जाता, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये जो है भाववाच्य होते हैं। तो आप इन्हें एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, और मैं डैम श्योर कह रहा हूँ आपको इस तरीके के क्वेश्चन 101% रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। जी दोस्तों ये क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। नेक्स्ट है वह पुस्तक राम की थी, या जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी जो है आपका मिश्र वाक्य है। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। वाक्य मिश्र या मिश्रित वाक्य है क्यों, जिन वाक्यों में एक प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौड़ उपवाक्य हो, तथा जो आपस में जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़े हों तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, जैसे एक सेंटेंस तो ये, जब सवेरा हुआ और हम लोग बाहर गए, तब इसमें जैसा कि इसमें दिखाया भी है। तो ये आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। आपको पहचान ऐसी करनी है कि जैसे आपस में या तो किया जाए, जो आ जाए, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जैसा कि ऊपर सेंटेंस में तब है, या जहाँ, वहाँ। अगर आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लें, आप ये मोटे मोटे इन चीज़ों को एक बार पढ़ लेंगे और आपके दिमाग में सेट होगा कि ये जहाँ पे भी शब्द देखने को मिले वो तुरंत मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये आ गया तुरंत मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे पेपर में। आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक दो बार पढ़ लेंगे तो आप इजीली आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है। तो देखिए मैंने
मैंने को इन्होंने अशुद्ध बताया है। प्रश्नगत वाक्य में मैंने का प्रयोग अशुद्ध है। मैंने के स्थान पर मुझे का प्रयोग किया जाना चाहिए था। अगर यहाँ पे मुझे होता तो मुझे विद्यालय जाना है, ये सेंटेंस आपका सही हो जाता, इसलिए मैंने को अशुद्ध वाक्य माना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न चिन्ह कौन सा है। प्रश्न चिन्ह जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, क्वेश्चन मार्क ये वाला साइन होता है, तो प्रश्न चिन्ह ये वाला होता है, और ये पूर्ण विराम चिन्ह होता है। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, जैसे किसी चीज़ के चौंकने के केस में विस्मय में डालने वाला। और ये दोस्तों आपका अर्धविराम होता है, ये आपने हिंदी में पढ़ भी रखा हुआ पहले। नेक्स्ट है आपका दोस्तों आसमान फट जाना, मुहावरे का सही अर्थ है। तो अचानक जो है आफत आ पड़ना, जैसे कहते हैं ना कि हम पे तो एकदम से आसमान फट पड़ा, कि हम पे तो अचानक से आफत आ पड़ी, तो ये वही चीज़ है। मुहावरे आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि मुहावरे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, और मुहावरे लोकोक्तियाँ अब इस बार भी आपके पेपर में जरूर आएंगे। नेक्स्ट है स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी मुहावरे से है। तो स्वावलंबी होने का मतलब है पैरों पर खड़ा होना, कि भाई वो तो स्वावलंबी हो गया, मीन्स अपने पैरों पर खड़ा हो गया। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है पैरों पर खड़ा होना। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका लोकोक्ति से आ गया। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होएं। तो ये लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ ये है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यानी आपने अगर बबूल के पेड़ बोए हैं तो आपको आम कहाँ से मिलेगा, आपको कांटे ही मिलेंगे। इस सेंस में कहा जाता है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लाभ ही लाभ। दोस्तों आपने देखा ऊपर दो मुहावरे थे, और इसके बाद में ये वाला लोकोक्ति हो गया, एक और लोकोक्ति आ गया। तो मुहावरे लोकोक्ति में पहले भी कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आप जितने बार भी मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं उन्हें जितने आपको पॉसिबल, जितने आपको कहीं ना जहाँ से भी मिले हैं आप उन्हें रट डालिए बिल्कुल, क्योंकि आप जितना याद करेंगे उतना आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपके पेपर में उतने ही ज़्यादा फंसेंगे। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे लाभ ही लाभ। जी हाँ दोस्तों, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। तो इसका मतलब है पांचों उंगलियां घी में होना। कहते हैं ना कि भैया उसका तो लाभ ही लाभ हो रहा है, यानी उसकी तो भैया पांचों उंगली घी में है। तो इस सेंस में इस चीज़ को बताया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 44, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। व्याख्यानुवाद ये जो है आप एक बार देख लीजिएगा, ये जो है आपका हिंदी की लैंग्वेज से है। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद जो होता है वो व्याख्यानुवाद कहलाता है। और स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा के प्रत्येक शब्द में यथावत अनुवाद शब्दानुवाद कहलाता है। ये शब्दानुवाद क्या होते हैं, व्याख्यानुवाद क्या होते हैं, आप इसी में से नोट डाउन करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। और मूल पाठ की विचार सामग्री या भावधारा का अनुवाद भावानुवाद कहलाता है। अब देखिए व्याख्यानुवाद क्या होता है, शब्दानुवाद क्या होता है, भावानुवाद क्या होता है, आप यहाँ से बहुत ईजिली समझ पा रहे होंगे, चीज़ें अच्छी भी लग रही होंगी आपको। बाकी मूल पाठ को अन्य भाषा में संक्षेप में प्रस्तुत करना सारानुवाद कहलाता है। आप ये इन चारों पॉइंटों को दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करें, और एक दो बार रीड कर लेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। इस बार व्याख्यानुवाद का पूछ लिया है तो मे भी पॉसिबल अगली बार सारानुवाद का पूछ ले इस पेपर में, या भावानुवाद का पूछ ले, या शब्दानुवाद का पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इसे जरूर एक बार लिख लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आ जाता है ब्रज जो है हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। तो ब्रज जो हिंदी की पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक्सप्लेनेशन, पश्चिमी हिंदी में शामिल उपभाषाएं हैं। दोस्तों आप इन चीज़ों को जरूर देखें, क्योंकि इस बार ब्रज पूछ लिया, हो सकता है आपको कन्नौजी पूछ ले, बुंदेली पूछ ले, खड़ी बोल, ये जब पूछ लेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा ये पश्चिमी हिंदी भाषा में शामिल हैं। कौन कौन सी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और राजस्थानी। ये तो पश्चिमी की बात हो गई। अब यहीं पूर्वी की बात करें तो पूर्वी हिंदी भाषाओं में उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, आपकी अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है और बिहारी। ये पूर्वी हिंदी भाषा उपभाषाओं में शामिल है। एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था कि अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। कुल मिला के अमेंडमेंट का हिंदी अर्थ पूछा था, और इसका हिंदी अर्थ होता है संशोधन। कहते हैं ना कि इस रूल में अमेंडमेंट की जरूरत है, मीन्स संशोधन की जरूरत है। तो इसके लिए सटीक हिंदी अनुवाद आपका बन जाएगा संशोधन। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है सूर सागर के रचयिता कौन है। तो सूर सागर के रचयिता सूरदास, जैसे नाम से पता चला है सूर यहाँ पे भी हैं और सूर यहाँ पे भी हैं, तो सूर सागर के रचयिता सूरदास जी हैं। भक्ति काल की सगुण मार्गी कृष्ण काव्यधारा के कवि सूरदास जी की रचना है। अब इस बार तो दोस्तों सूर सागर पूछ लिया, मे भी पॉसिबल सूर सारावली या साहित्य लहरी ये पूछ ले। हालांकि सूरदास जी आपने 10th में पढ़ रखा हुआ, सूरदास जी की ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वो हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अगर आप इन तीनों को भी याद कर लेंगे तो आप इजीली पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है निम्न में रीति काल का कवि कौन है। तो रीति काल के कवि दोस्तों बिहारी जी हैं। एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, कविवर बिहारी रीति काल के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है। ये आप याद रखिएगा, बिहारी सतसई इनकी प्रसिद्ध रचना है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
और सुमित्रानंदन पंत छायावाद काल के कवि हैं। ये दोस्तों जितने पर भी एक्सप्लेनेशन है इतने इंपॉर्टेंट और प्यारे एक्सप्लेनेशन है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन मैं तो कर रहा हूँ, इस वीडियो को एक बार जरूर दोबारा देखें, क्योंकि आपने अगर ये वीडियो दोबारा एक बार देख ली तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ये आपके मन में, आपके माइंड में मोर देन 60% आपके जो है सेटअप हो जाएगी और काफ़ी चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी। नेक्स्ट है उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख भी पा रहे होंगे। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं घंटाघर, धर्मपरायण रीछ, पाठशाला, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, हीरे का हीरा। तो आप इन रचनाओं को भी एक बार जरूर लिख लीजिएगा कॉपी पे, क्योंकि मे भी पॉसिबल इस बार ये कुछ भी पूछ ले, क्या पता चल रही है जनरल की, क्योंकि उसे तो पेपर बनाना ही बनाना है। और नेक्स्ट आपको आ जाता है उर्वशी किसका काव्य है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का कविता संग्रह है। ये बेसिकली क्या है, एक कविता है। और इनके अन्य कविता संग्रह हैं रश्मि रथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा और हाहाकार। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ में 50 हिंदी के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा इसके, और हम इसके बाद में सेकंड नंबर पर 50 क्वेश्चनों का रीजनिंग का या जीके का सेक्शन अपलोड करेंगे। बाकी वीडियो दोस्तों पसंद आई हो लाइक जरूर कीजिएगा, और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम इतना तो डिजर्व करते हैं कि आप हमें एक लाइक करके सब्सक्राइब दें, और कमेंट में अपने व्यूज़ जरूर दें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, सेशन कैसा लगा, ज़रूर एक बार हमें बताएं। और बाकी दोस्तों टेलीग्राम का लिंक मैं जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको जो है हर पल की ताज़ा अपडेट वहाँ से भी मिलती रहेगी। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।